हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। ग्राम्य समाज एवं विकास में आपका आज प्रैक्टिस सेट आज भी चलने वाला है। इसमें आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बहुत बार एग्जाम में ग्राम्य समाज एवं विकास के जो है कि टॉपिक्स में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। तो इसका सन क्या है, 1975 है या फिर 1968 है, 1972 या फिर 1978 है। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम, आपको एक हिंट्स देते हैं कि इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय भारत में आपातकाल की स्थिति थी। उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उस समय पूरे देश में। तो वो कौन सा समय था, सन कौन सा था, 1975 था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये एक ऐसा समय था कि इस समय इसको काला दौर भी कहा गया, काला वर्ष भी कहा गया। बहुत ही खराब उस समय था जब ये पंचवर्षीय योजनाएं भी इसमें चलाई गई थी। तो इसमें है कि इनके समय में क्या लगा था इस वर्ष, राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन भी आप जान लीजिए किसके अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा क्यों था, क्योंकि देश में क्या थी, बहुत ही ज़्यादा आंतरिक अशांति थी। क्या थी, बहुत ज़्यादा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के कारण ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। इसको जो है कि आंतरिक अशांति का नाम 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदल करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदल करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदल करके इसका नाम, आंतरिक अशांति का नाम जो है कि सशस्त्र विद्रोह का नाम इसको दे दिया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें किस वर्ष में हुई थी, 1975 में। उसी समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। भारत में लगभग 90% सिंचाई किसके अंतर्गत आता है। तो बॉर्डर प्रणाली है या फिर स्प्रिंकल है या फिर चेक बेसिन है या फिर सतही सिंचाई है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सतही सिंचाई होगा। क्यों, जिस तरीके से हम लोग जैसे कि ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई करते हैं तो क्या होता है, सतह से पानी पहुंचता है। मैक्सिमम स्प्रिंकल से सिंचाई तो होती नहीं है, जैसे कि ऐसे स्प्रिंग टाइप का ऐसे लगा दो पाइप और उससे चारों तरफ खेतों की सिंचाई होती है। अक्सर ये घास की खेती के लिए की जाती है। तो ये व्यवस्था नहीं है। लगभग 90% सतही सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल के द्वारा या फिर समरसेबल के द्वारा। ये सारी चीज़ें किससे की जाती हैं, इन सारी चीज़ों से सतही सिंचाई की जाती है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, सतही सिंचाई सही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में देश में समूची सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है। समूची सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें कितना प्रतिशत होगा, 86.1%, 87.2%, 88.3% या फिर 89.4%, यानी कि लगभग 90% के आसपास। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसमें डी सही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 1960, 1963, 1966 या फिर 1969। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसको कैसे करेंगे, इसको जैसे कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखेंगे अपने दिमाग में, तो आपको जो है कि एग्ज़ाम तक ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको चीज़ें अक्सर ऐसे लगता है कि याद नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ऑप्शन देखने के बाद तुरंत वो चीज़ें स्ट्राइक कर जाती है दिमाग में और आंसर बच्चे कर ले जाते हैं। तो इससे जस्ट 1 साल पहले भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था और भारत ने जो है चीन का जो अक्साई क्षेत्र है, अक्साई चीन पे भारत ने कब्जा किया था। कब, 1962 में। तो उसे याद रखें कि 1962 ने भारत ने चीन पे कब्जा किया था। चीन के अक्साई क्षेत्र, जो अक्साई चीन क्षेत्र बोला जाता है,
भारत ने किस पे कब्जा किया था? चीन पे। चीन के किस क्षेत्र पे किया था? अक्साई चीन क्षेत्र पे कब्जा किया था। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस देखा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी? ये बात कब की जा रही है? स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जा रही है। स्वतंत्रता से पूर्व का मतलब क्या है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की बात की जा रही है। तो 15 अगस्त 1947 के पहले कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी? इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 25% होगा, या फिर 19%, या फिर 36%, या फिर 50%? इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन होगा सही 19%। इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो सिंचाई की व्यवस्था थी किसके अंतर्गत आती थी? जो है कि इसके लिए आयोग बना था, आयोग योजना बनाती थी। तो क्या उसमें होता था? पंचवर्षीय योजनाएं जो बनती थी आयोग के द्वारा, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या नाम दिया गया था? आधुनिक भारत का मंदिर। कभी ऐसा आता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और किसको कहा गया था? पंचवर्षीय योजना को। आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा किसने था? जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 19%। अच्छा, अगर ये ऑप्शन पूछ देता है कि वर्तमान में सिंचाई के वर्तमान में कितने प्रतिशत भूमि सिंचाई की व्यवस्था है, तो वर्तमान के लिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर वर्तमान के लिए पूछता है तो 36% हो जाएगा। ये अगर वर्तमान के लिए पूछता है। सेम क्वेश्चन अगर पूर्व की जगह वर्तमान दे देता है तो आप 36% लगाएंगे। अगर पूर्व पूछता है स्वतंत्रता के पूर्व तो 19% लगाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जोतों का छोटा आकार होने का क्या कारण है? देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो आप अपने दिमाग से भी लॉजिक लगा के, क्योंकि देखिए जो भी पेपर बनाया जाता है तो उसमें अगर वो 150 नंबर का है तो उसमें लगभग जो है कि 40 से 45 क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं जो बिल्कुल सामान्य होते हैं। वो थोड़ा सा भी व्यक्ति पढ़ा लिखा रहे तो उस क्वेश्चन को कर सकता है। कुछ क्वेश्चन एवरेज में रखे जाते हैं, बाकी जो है कि 50 से ऊपर क्वेश्चन की जो है कि क्वालिटी बढ़ाई जाती है और बहुत ही बेहतरीन की जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको कि भारत में जोतों का छोटा आकार होने का कारण क्या है? सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या फिर पारिवारिक? तो जोतों का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जोतों का मतलब होता है खेत, जिसको जुताई की जाती है, जिसमें बुआई की जाती है। तो जोतों का मतलब क्या हो गया? खेत हो गया। तो इसका छोटा लगातार देखते हैं कि आप कि अगर किसी के पास बड़ा भूभाग में ज़मीन था, 2 बीघा ज़मीन था, तो उस बाद में जब उसकी अगली पीढ़ी आ रही है, अगर उसके 2 बच्चे हो रहे हैं तो 1-1 बीघे में बढ़ जा रहा है। उसके बाद आ रहा है तो कट्ठा में बंटने लग रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है कि उसका कारण क्या है? पारिवारिक, यानी कि परिवारों का जो है कि अलग अलग भागों में टूटना, सबका अलग अलग होना जो है कि जोतों का छोटा होने का प्रमुख कारण है। इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? आपका पारिवारिक सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि भारतीय कृषि की विशेषता क्या है। इसमें 3 तो ऐसे ऑप्शंस हैं जो भारत की कृषि की विशेषता है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं कि उत्पादन में अनिश्चितता। तो क्या ये विशेषता नहीं है? क्या हमेशा भारत में ये फिक्स होता है क्या कि इतना टन गेहूं का उत्पादन होगा, इतने टन चावल का उत्पादन होगा? नहीं, इसमें अनिश्चितता होती है। ये एक भारतीय कृषि की विशेषता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सारे किसान के पास ऐसा अवेलेबल नहीं है कि वो सिंचाई के साधन उनके पास बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में उपलब्ध हों, जिससे वो फसलों का उत्पादन हर साल एक जो है कि फिक्स रेशियो में कर सकें। वो ज़्यादातर किसान किस पे डिपेंड रहते हैं? मानसून पे डिपेंड रहते हैं कि वर्षा जिस हिसाब से होती है उनके फसलों की पैदावार भी उसी तरीके से होती है। या फिर मिट्टी को ले लिया जाए, मिट्टी की क्वालिटी और खाद की तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जो है कि वर्षा पे डिपेंड करता है। इसके कारण फसलों में अनिश्चितता बनी रहती है। तो ये भारत के उत्पादन की अनिश्चितता ये एक विशेषता है। तो नहीं में तो बिल्कुल नहीं आएगा।
है निम्न उत्पादकता। इसमें निम्न उत्पादकता होती है, तो ये भी भारत की विशेषता है। अब इसमें देखते हैं कि अल्प व छिपी बेरोजगारी। तो ये अल्प भारतीय कृषि में जो है कि बेरोजगारी को अल्प व छिपी बेरोजगारी का नाम दिया गया है। हमने जब आपको बेरोजगारी, भारत की बेरोजगारी के बारे में जब हम आपको आपकी क्लासेस चला रहे थे तो उसमें बताए थे कि अल्प व छिपी बेरोजगारी किसको कहते हैं। यानी कि अगर घर पे 1 कट्ठा ज़मीन है, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, और घर का जो है कि अगर उस घर में कोई ऐसा युवा है जो नौकरी नहीं पा रहा है, अभी नौकरी वो नहीं कर पा रहा है कहीं बेहतरीन तरीके से, वो भी उसमें इंक्लूड होकर नौकरी, वो भी उत्पादन में, उसी उत्पादन में, उतनी ही भूमि में वो भी कृषि करेगा, सहयोग करेगा घर पे, तो ये अल्प व छिपी बेरोजगारी कहलाती है। कि वो कार्य तो कर रहा है लेकिन वो ना भी रहता तो वो कार्य उतना ही होता, वो बस एक अपना समय जो है कि एक इन्वेस्ट करने के लिए या भी जिस भी तरीके से वो बस उसमें कार्य कर रहा है, तो ये अल्प व छिपी बेरोजगारी कहलाते हैं। तो ये भी भारतीय कृषि की विशेषता है। तो ऑप्शन बचता कौन सा है? डी ऑप्शन बचता है। क्या है इसमें? सीमित लोगों की भूमिका। तो भारत में ऐसा नहीं है कि ऐसा फिक्स है कि बस इतने ही लोग, इतने ही % लोग या फिर एक परिवार के इतने ही लोग कृषि करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो इसमें सीमित लोगों की भूमिका नहीं होती है, तो ये विशेषता भारत की कृषि की नहीं है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में रोजगार करने में कृषि का कितना योगदान है? वर्तमान में जो रोजगार कितने % लोग कृषि पे निर्भर हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें ऑप्शन है कि लगभग 35%, लगभग 59 है, लगभग 57% और लगभग 47%। तो कितना है इसमें कि लगभग 57%। ये आपका ऑप्शन सही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी? ग्रामीण क्षेत्रों में जब विकास की बात की जा रही थी तो इस विकास में किन किन मुद्दों को सबसे पहले नज़र रखा गया कि क्या क्या चीज़ों में सबसे पहले सुधार लाने की ज़रूरत है अगर विकास करना है तो आपको पढ़ाया गया शुरू से ही। आप जब भी ग्राम्य समाज एवं विकास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले से जो है कि जितनी भी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, भूमि पैमाइश का चैप्टर हो या फिर कृषि से संबंधित कोई चैप्टर हो, तो उसमें हर जगह आपको कहीं ना कहीं देखा जो भी क्रांति दिखी वो कृषि को लेकर थी। तो कृषि तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा कृषि सबसे पहले। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कि पशुपालन की भी जो है कि पशुपालन को भी पहले तो कृषि पे ध्यान दिया गया, सेकंड नंबर पे क्या भारत में ध्यान दिया जाने लगा कि पशुपालन की व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, अगर किसान कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन भी करता है तो उसको जो है कि अतिरिक्त धन की मतलब अतिरिक्त वो अर्निंग कर सकता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कृषि से क्या होगा कि उसका जीवन यापन होगा। लेकिन पशुपालन से क्या होने लगा कि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। तो बी ऑप्शन भी जो है कि सही है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं सी कि भूमि व्यवस्था एवं सुधार। आपने एक ग्राम्य समाज एवं विकास में ये चैप्टर ही पढ़ा कि भूमि व्यवस्था एवं सुधार, भूमि पैमाइश, भूमि व्यवस्था एवं सुधार, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये तीनों ऑप्शन यानी कि ये तीनों चीज़ भूमि ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इनको पहले लिया गया, सबसे पहले इन पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी, ये सभी ऑप्शन में सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा के प्रावधानों में शामिल है। क्या क्या चीजें शामिल हैं? वर्ष 2005 की बात की जा रही है कि ये प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं इसके प्रावधान में। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को शामिल किया गया है, तो ये तो जी जरूरी है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को शामिल किया गया है, सही है बात। अब नेक्स्ट देखते हैं सभी के पहुंच के भीतर होना। तो देखिए ये सुविधा दी गई है क्योंकि देखिए सरकार द्वारा स्कीम तो चला दी जाती है लोगों के स्वास्थ्य के लिए या सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जाती है, लेकिन क्या वो सबके तक सुलभ हो पाता है? जो इसके वास्तविक इसके हकदार होते हैं क्या उन तक ये योजनाएं पहुंच पाती हैं? ये चीज़ें सरकार लगातार ध्यान दे रही थी कि कहीं ना कहीं जो है कि जिनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं वो इससे अवंचित रह जाते हैं। बाकी अदर लोग जिनकी पहुँच अच्छी खासी है वो अपना जुगाड़ लगा के या जैसे भी उसका लाभ उठा लेते हैं, उसका दुरुपयोग करके उसका लाभ उठाते हैं गलत तरीके से। तो ये है कि इसमें 2005 में ये व्यवस्था की गई कि जो भी गरीब लोगों में स्वास्थ्य की बात की जा रही है कि उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिए जाएंगे, उसके लिए सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो उसमें क्या है कि
सभी के पहुंच के भीतर होना, यानी कि जो भी इसके हकदार हैं उसके पहुंच के भीतर हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। लोगों में मतलब कि जागरूकता फैलाना कि सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई गई हैं, आप इसका इस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। देखते हैं कि सरकार सार्वजनिक रूप से जो है कि प्रचार के माध्यम से, टेलीविज़न में ऐड के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है। रेडियो पहले लोग सुनते थे, तो रेडियो के माध्यम से भी जो है कि लोगों को जागरूक किया जाता था कि सरकार के द्वारा ये योजनाएं चल रही हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म की होना। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था जैसे पहले थी, सरकार पैसा उतना ही जो है कि इन्वेस्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें बीच में आप दलाली कह सकते हैं, या फिर जो है कि जो इसमें पहुंच वाले लोग हैं वो इसको कहीं ना कहीं पचा जाते हैं। इन पैसों को उसमें व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस पे दिया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं के उत्तम किस्म का होना। ये कब हुई? जब इन पे लगातार अगर सरकार पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है तो लगातार उसकी जांच करती रहे कि हमने जो पैसा जहां इन्वेस्ट किया है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, लोगों तक वो सुविधाएं पहुँच रही हैं कि नहीं। और जब इस तरीके से सरकार का दबाव लगातार बनता गया तो अस्पतालों की सुविधाएँ देख रहे हैं आप कि पहले से काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है, लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं और जो है कि अच्छी खासी स्वास्थ्य सेवा पे ध्यान दी जा रही है। वो गरीबी स्वास्थ्य सेवा पे लगातार ध्यान दी जा रही है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, बहुत ही अच्छे से इलाज किया जा रहा है। अब जो है कि जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें तो यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं के उत्तम किस्म का होना, तो इस पर भी ध्यान दिया गया है। यानी कि ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसमें एक टारगेट रखा गया है कि इतने ईयर तक जो है कि टीबी मुक्त भारत को हमें कर देना है। ये आंकड़ा धीरे धीरे हालांकि बहुत कम हो गया है, नगण्य के बराबर हो गया है, लेकिन जब तक एक भी व्यक्ति रहेगा तब तक हम टीबी मुक्त भारत नहीं कह सकते हैं। तो इसमें जो है कि एक टारगेट रखा गया है, तो वो टारगेट हमारा कौन से ईयर का है? तो ऑप्शन देखिए 2020, 2025, 2022, 2030। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? 2025 है। हालांकि ये टारगेट पूरा कर लिया गया है, लेकिन चूंकि अपने समय से पहले ये भारत जो है कि टीबी मुक्त हो गया है 2022 के आंकड़े में, लेकिन ये 2025 तक का आंकड़ा रखा गया है। इसमें सर्वे करके ऐसा जो है कि एक विज्ञापन या ऐसा टीबी मुक्त भारत का नाम दे दिया जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन क्या है? 1985, 1983, 2017 या फिर 2002। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा 1983। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि भारत में दूसरी स्वास्थ्य नीति, तो जब दूसरे की बात आती है तो 83 पहले पे है, 2002 दूसरे नंबर पे है और 2017 तीसरे नंबर पे है। अगर स्वास्थ्य नीति की बात की जा रही है तो अगर जो है कि पहले स्थान पे या फिर दूसरी या फिर तीसरी पूछी जाती है तो 83, 2 और 17 ये आपके ऑप्शन सही हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? यानी कि शीर्ष पे जब लिया जा रहा है तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है स्वास्थ्य को लेकर के? तो इसमें जो है कि सबसे शिक्षित जो भारत का राज्य है कौन सा है? केरल। और यही शीर्ष स्थान पे स्वास्थ्य मामले में भी है, स्वास्थ्य सूचकांक में भी 2019 के अनुसार। इस सूचकांक में, स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी खराब है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? यानी कि जिला अस्पताल में बेड की संख्या इसमें पूछी गई है कि कितने बेड अवेलेबल हों जिस जिले में कम से कम 10 लाख लोगों की संख्या हो। तो इसमें है कि 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में ऑप्शन देखिए 195, 50, 350 या फिर 300। तो मानकों के अनुसार कितने होने चाहिए? 300 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मानकों के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल जो है वास्तविक स्थिति क्या है? किसके हिसाब से? नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार वास्तविक स्थिति जो है, वास्तविक स्थिति क्या है?
3100 लोगों पर क्या है, 3100 लोगों पर एक बेड है। 3100 लोगों पर क्या है, एक बेड है, यानी कि 3100 मरीजों पर एक बेड अवेलेबल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये भी किसके हिसाब से था, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भी ये रिकॉर्ड था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी आबादी पर एक एलोपैथी डॉक्टर है। एलोपैथी डॉक्टर का भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसमें बताना है आपको कि कितने जो है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितनी आबादी पर एक एलोपैथी डॉक्टर है। तो इसमें कितना है, इसमें ऑप्शन देखते हैं 10,000, 20,000, 15,000 या फिर 26,000। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि 26,000। अब आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से जो है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना जरूरी है। कितना, 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना जरूरी है। सरकारी अस्पतालों की संख्या कितनी है, अगर सरकारी अस्पतालों की संख्या पूछता है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको बस एक लेंदी प्रोसेस करने के लिए बताया जा रहा है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है कि सेम रिपीटेड हो सकता है, या फिर क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं कि उससे रिलेटेड, सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन निकाल लिया जाता है। तो इसमें है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों की संख्या कितनी है, आइए देखते हैं, 21,043 है सरकारी अस्पतालों की संख्या। अब आइए इसमें पता कर लेते हैं कि इसमें बेड कितने अवेलेबल हैं, बिस्तर कितने अवेलेबल हैं मरीजों के लिए। तो इसमें बेड की संख्या हो जाएगी 2,65,275 बेडों की संख्या है। वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहाँ शुरू की थी। निम्न राज्य दिए हुए हैं, इसमें से किस राज्य से शुरू की थी। तो ऑप्शन में क्या क्या है, मद्रास है, पंजाब है, हैदराबाद है, मुंबई है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मद्रास सही हो जाएगा। कौन सा योजना, ये कौन सा सही होगा, मद्रास। अच्छा, इस योजना का नाम क्या था, जो इन्होंने योजना चलाया था उसका नाम क्या था। तो इस योजना का नाम जो था सुंदरम था। सुंदरम शुरू कहाँ से किया गया था, मद्रास से किया गया था। अच्छा, इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बेरोजगार युवक है उनको प्रशिक्षण देना, किस लिए, कृषि कार्य के लिए। क्यों देना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। क्यों, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देना, बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देना, किस लिए दिया जाएगा, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, ताकि वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो गया, मद्रास। अच्छा, आदर्श ग्राम योजना की अगर बात की जा रही है तो इसमें 2014 की बात कर ली जाए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी के किस गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत सबसे पहले उन्होंने गोद लिया था। तो इसमें कौन सा गांव था, ये हमने आपको जब आदर्श ग्राम योजना के बारे में बताया था कि आदर्श ग्राम योजना होता क्या है, किन गाँवों को इसमें लिया जाता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में किस गांव को लिया गया था, तो गांव कौन सा था, वाराणसी का जयापुर था। अब तो 2-3 गाँव को उन्होंने जो है कि आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया है, लेकिन सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो कौन सा है, जयापुर है, ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड वो हमने देखे हैं। नेक्स्ट लगातार आपकी ऐसे प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, तो क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिए ताकि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।